नमस्कार साथियों, मैं गौरव पवार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो देखो साथियों, हम लोगों ने चर्चा की थी कल उद्देशिका यानी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उद्देशिका पर चर्चा की थी कि प्रस्तावना आखिर क्या है, और प्रस्तावना के हम लोगों ने एक शब्द पर बात की थी कि हर एक शब्द का मतलब क्या होता है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हमने देखी थी वहां से, क्योंकि प्रस्तावना से जुड़े हुए जो भी बात थे वो हमने सारे के सारे बात देखे थे। तो प्रस्तावना से एग्जाम्स के लिए 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अब अगर हम बात करें अपने भारत संविधान की, तो मैं बताता हुआ चलूं आपको कि जो संविधान है इसके बारे में हम लोग शुरू के लेक्चर में भी चर्चा कर चुके थे कि सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, और बहुत सारी चीजें थी। तो देखिएगा, अब हम लोगों को करना क्या है कि आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर संविधान के भाग जो 22 भाग होते हैं उन भागों के बारे में, कि प्रत्येक भाग में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, तो उन सब पर एक संक्षिप्त रूप में हम चर्चा करेंगे आज। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, देखो तो जो भारतीय संविधान है इसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर हम बात करें मूल रूप से तो आपके 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? मूल रूप से 22 भाग हैं, लेकिन अगर हम बात करें गणना की दृष्टि से तो ये आपके लगभग 25 हो जाते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ तक? उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें अगर हम बात करें अनुच्छेद कितने हैं, तो इसमें 300 अनुच्छेद हैं मूल रूप से आपके, लेकिन अगर हम बात करें गणना की दृष्टि से तो लगभग 465 अनुच्छेद माने जाते हैं। कितने अनुच्छेद गणना की दृष्टि से हैं? देखो, जैसे कि अनुच्छेद 51 है, 51 का सब पार्ट 51 क्या होगा दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर जोड़ लिया गया है। देखो, इसके बाद आगे यहाँ पर अब 12 अनुसूची हैं, और इसके बाद 104 संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। बात क्लियर हुई यहाँ तक पूरी? देखो, अगर हम बात करें कि हमारा संविधान कैसा है, तो देखिएगा, मैंने अभी आपसे कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है संविधान हमारा? कैसा संविधान है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, देखो अब यहां पर एक बात अभी मैंने सोची, या आपके माइंड में क्वेश्चन था कि लिखित संविधान बड़ा संविधान हमारा क्यों हो गया। तो इसका रीजन ये है कि इसमें क्या हुआ है, देखो जो केंद्र और राज्य सरकार है उनको अलग अलग दिखाया गया है, उनका गठन, उनकी शक्तियां, सब पर अलग अलग चर्चा की गई, इसलिए क्या हुआ, संविधान हमारा बड़ा हो गया। देखिएगा, मैंने अभी आपसे कहा क्या है इसमें, केंद्र और राज्य सरकारों का गठन बताया गया है, और इनकी क्या है, अलग अलग शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है, जो हमने बात यहां तक देखी। बात यहां स्पष्ट हुई? कोई समस्या नहीं है आपको? ठीक है, देखो उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो संविधान है हमारा, इसके बारे में कोटेशन है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है सर आइवर जेनिंग्स। कौन है? सर आइवर जेनिंग्स। इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। क्या कहा है इन्होंने? देखो, इन्होंने कहा है क्या संविधान है कि भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। बात यहां तक क्लियर की हम लोगों ने, कोई समस्या नहीं है आपको यहां तक? ठीक है। अब देखो, संविधान में अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर किस तरह की चीजें हैं, तो एक शब्द होता है नम्यता और एक शब्द होता है अनम्यता, यानी कठोर और लचीले वाली बात हम करते हैं। अगर तो संविधान हमारा जो है कठोर संविधान भी कह सकते हैं, कहीं कहीं लचीले संविधान भी, क्योंकि संविधान में संशोधन जो होता है वो विशेष बहुमत से भी होता है, सरल बहुमत से भी होता है। उसके अलावा देखो, हमारे यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो सशक्त होती है। क्या होती है? केंद्र क्या होता है, केंद्र के पावर ज्यादा होती है और राज्य पावर कम होती है। मतलब संविधान जो है हमारा वो क्या है, राज्यों से मिलकर केंद्र का निर्माण होता है। क्या होता है? केंद्र कैसे बनता है? राज्यों से मिलकर केंद्र का निर्माण होता है। इसके साथ साथ एक व्यक्ति है जिनका नाम है केसी बिहर ने कहा है कि हमारा संविधान जो है वो अर्धसंघीय संविधान है। बात समझी पूरी यहाँ पर, क्योंकि कुछ पावर राज्यों को भी दी गई है इसमें। ठीक है, बात क्लियर हुई आपकी यहाँ तक? देखो, अब इसके बाद हम लोगों ने बात की, मैंने अभी आपसे कहा कि भाई
क्या है, 395 अनुच्छेद है। अब 395 अनुच्छेद याद करना बहुत कठिन काम है, ऐसा सबको हमें याद भी नहीं करना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक शब्द पहले बताया होगा कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो छोड़ना जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमको सब कुछ नहीं पढ़ना, सारे अनुच्छेद आपको नहीं पढ़ने हैं, केवल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सब पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद मैं आपको लिखा कराऊंगा वो सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखो अब अभी आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है हाथों हाथ। देखो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर 22 भाग में किस भाग में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। देखो सबसे पहले जो भाग 1 है यह है आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है। इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, बात समझे आपने यहाँ तक पूरी की पूरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो संघ है उसका राज्य क्षेत्र कौन कौन सा है उस पर चर्चा की। देखो अगर हम बात करें इस संविधान के भाग 1 की, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, वैसे डिटेल में हमको पढ़ना है अगले लेक्चर में। देखो इसमें क्या है कि राज्य का निर्माण किस तरीके से होगा, राज्य के नाम में परिवर्तन कौन करेगा, ये सब चीजें क्या है इसे बताई गई है। सब शक्ति इसके पास है, संसद के पास सब शक्ति दी गई है। मतलब कि राज्य को निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी या किस अनुच्छेद के तहत होगी, तो वो सब क्या है, वो सब आपकी भाग 1 में बताई गई है। बात समझिए आपने यहाँ तक। देखो अब हम बात करते हैं भाग 2 की। देखो ये है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें बताया गया है आपका नागरिकता के बारे में। सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है इसमें कि आखिर हम भारत के नागरिक कब हो सकते हैं, कब नागरिकता हमारी छीन सकती है, या ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारत नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसमें नागरिकता कैसी है, हमारी एकल नागरिकता है। मैंने आपको बताया भी होगा कि ब्रिटेन के समान हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता, मतलब कि एक नागरिकता हम लोग ले सकते हैं, दो नागरिकता हम एक साथ नहीं ले सकते। बात समझ में आई आपके पूरी यहाँ तक क्या है इसमें कि नागरिकता कैसे कैसे हम प्राप्त करेंगे, उसके 5 तरीके होते हैं अलग अलग। जैसे पंजीकरण से हो गया, जन्म से हो गया, वंश परंपरा से हो गया, भूमि के अर्जन से हो गया, या फिर देशीकरण से हो गया। ये क्या है, सब तरीके हैं किसके, नागरिकता प्राप्त करने के। उसके अलावा नागरिकता हमारी जाति कैसे छीन समाप्त कैसे होती, तो वो क्या है, अलग अलग तरीके हैं जो हमें क्या करना होगा, भाग 2 के तहत पढ़ना है। ठीक है, बात समझिए आपने पूरी यहाँ तक। देखो अब इसके बाद अगला इंपोर्टेंट भाग है भाग 3। इसमें आते हैं आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक है। इसमें क्या है, देखो आपका इसमें दी गए हैं मौलिक अधिकार। इसमें क्या है, इसमें हमने मौलिक अधिकारों पर चर्चा की है। ये कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। कहां से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, मैंने आपको बताया भी था, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मौलिक अधिकार कौन कौन सा मौलिक अधिकार हमको दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए प्रावधान क्या है, अलग अलग। ये सब चीजें क्या होंगी, ये सब चीजें मैंने अभी आपसे बात की, क्या करेंगे हम लोग, ये सब चीजें इस भाग 3 के तहत आपको पढ़ना होगा। और ये भाग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान के चलो पॉलिटी से अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो समझ लीजिएगा 2 क्वेश्चन आपके मौलिक अधिकार से 100% बनकर आएंगे। बात क्लियर हुई आपकी यहाँ तक। देखो अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं भाग 4 पर। देखो भाग 4 36 से 51 तक है। इसमें क्या बताया गया है आपका, इसमें बताए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखो अभी मैंने आपको ये बताया वो कहां से लिए गए हैं,
तो जो नीति तत्व है ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं पहले भी, और आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे जैसे नीति निर्देश तत्व का जिक्र आएगा तो वैसे वैसे क्या करेंगे हम लोग, इन पर चर्चा करेंगे। बात समझ में आती है आपको यहाँ तक पूरी की पूरी? अगर देखो जैसे होता क्या है, मानो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो वहां पर अगर एग्जाम में मानो मौलिक अधिकार कोई शब्द अगर उसमें न्यूज में अगर मौलिक अधिकार कोई शब्द आया है तो मौलिक अधिकार शब्द को सुनते ही आपके माइंड में ये मतलब जिज्ञासा पैदा हो कि आखिर मौलिक अधिकार या नीति ये सब क्या है, क्या दिया गया है, क्या चीजें हैं, तो वो चीज क्या होती है आपको जानना जरूरी होता है। देखो जैसे अगर हम बात करें इन तत्व की तो इसमें क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, क्या करते हैं ये वेतन होता है। ग्राम पंचायत गठन के बारे में बताया गया है इसमें, या समान नागरिक संहिता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है तो हमारे इसमें नीति तत्व में बताई गई हैं आपके लिए। देखो अब इसके साथ साथ जो ये जो नीति तत्व होते हैं, सरकार जो राज्य है वो क्या है, बाध्य नहीं है इनको लागू करने के लिए, केवल ये क्या करते हैं, हमारा गाइड का कार्य करते हैं ये, ठीक है। और मौलिक अधिकार क्या होते हैं कि मौलिक अधिकार जो होते हैं सरकार को ये मानना पड़ते हैं, आप इनका आपको हनन नहीं हो सकता। बात समझी पूरी? देखो इसके साथ साथ एक अगला भाग, इसमें सब भाग है, एक भाग 4 के जिसका नाम है जो अनुच्छेद आपको 51 क्या बताया गया है, इसे बताए गए हैं आपके मौलिक कर्तव्य। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो जो मौलिक कर्तव्य है, ये जो मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस समय ये नहीं थे, ये क्या हुए हैं, इनको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक समिति बनकर आई थी, इसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर बनाए गए थे ये वाले। और उस समय क्या थे, ये क्या थे, उस समय 10 जोड़े गए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ है, एक आपका 11वां भी जोड़ लिया गया है। तो ये चीज क्या करनी है आपको, जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरी की पूरी चर्चा करेंगे आप लोग। बात समझ में आती है आपका? मतलब कि जब सरकार ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं सरकार ने, तो क्या होगा कि आपका कुछ ना कुछ आपका भी कर्तव्य बनता है। क्या बनता है आपका? तो जो हमारा कर्तव्य है वो किसमें है, वो आपका भाग 4 कै में है। ये कहां से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आपके सोवियत संघ से, जो रूस है वहां से क्या हुए हैं, यूएसएसआर से ये लिए गए हैं, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो बात यहाँ तक समझ में आई, स्पष्ट होगी आपकी पूरी की पूरी? देखो अब भाग 4 के बाद हम लोग बात करते हैं भाग 5 पर। क्या करते हैं हम लोग बात, अब हम लोग बात करते हैं भाग 5 पर। देखो जो भाग 5 है वो है आपका अनुच्छेद 52 से लेकर और 151 तक। देखो इसमें क्या बताया गया है, इससे बताया गया है आपका संघ के बारे में, यानी यूनियन के बारे में। मतलब कि इसमें क्या करना है आपको, ऐसे मान के चलो कि जो चीज दिल्ली में है वो क्या है आपकी, वो संघ में आती है। मतलब ऐसे मान लो आप कि जो चीज दिल्ली के बारे में हम पढ़ेंगे, हम दिल्ली में जो चीजें बनाई गई हैं, आपकी संसद भवन है, ये केंद्र सरकार में मतलब गठित होती है, वो क्या है सब आपका, या सुप्रीम कोर्ट आपका है, तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। संघ का विषय है, मतलब पूरे के पूरे ओवरऑल का विषय है, तो क्या हो गया वो सब चीज आपको भाग 5 में पढ़ेंगे। देखो अब अगर हम बात करें इसमें, अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि आखिर क्या चीज से पढ़नी है आपको, देखेंगे इसमें। जैसे मैंने आपने कहा कि भाई संसद आपको पढ़नी है, संसद किससे मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा पढ़ना है आपको इसमें। बात क्लियर हुई आपकी यहां तक? देखो राष्ट्र संसद कहाँ है, दिल्ली में। बात क्लियर हुई कि क्या हुआ कि मतलब ऐसे आप मान के चलो कि जो चीज दिल्ली से जुड़ी हुई है, मतलब क्या है कि जैसे दिल्ली में मतलब आप पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, वो संसद मतलब कि वो संघ का मान के चलो आप लोग। क्योंकि ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि दिल्ली क्या है, हमारी राजधानी है देश की। क्या कहा मैंने आपसे, दिल्ली क्या है, हमारी राजधानी है। और राजधानी में जो होगा वो क्या होगा, पूरे भारत के लिए चीजें बनी हुई होगी। जैसे मैंने कहा कि भाई यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है, तो लखनऊ में क्या होगा, जैसे आपका विधानमंडल कहाँ है, लखनऊ में, तो वो क्या होगा, यूपी के बारे में, मतलब राज्य के बारे में पूरी की पूरी चीजें होंगी आपकी। वो वाली बात समझी आपने पूरी की पूरी यहाँ तक? देखो वैसे अब दिल्ली जो है अपने आप में क्या है, अलग से एक यूनियन टेरिटरी है, तो वो बात अलग रही, लेकिन कहने का कहा कि जो चीज वहां स्थापित है वो क्या है, संघ के अंतर्गत मतलब मानी जाती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा अभी इसमें आपसे कि भाई सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, वो आपका दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। या उसके बाद मैंने कहा प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है आपको, तो क्या हो गया, वो सब चीजें
वो सब चीजें कहाँ स्थापित हैं आपकी, वो सब चीजें आपकी केंद्र में स्थापित, और राजधानी क्या है भारत की, वो दिल्ली है। तो इस तरीके से आप जोड़ के चीजों को पढ़ सकते हैं। क्या है, ये तरीका है कि आपको चीजें समझनी आसान तरीके से कैसे हैं। देखो अब उसके बाद देखो हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि भाई भाग 6, जैसे इसमें क्या है, देखो अनुच्छेद 52 से लेकर और आपका 152 से लेकर और 237 तक है इसमें आपका। देखो इसे बताया गया है आपका राज्य या स्टेट के बारे में। देखो राज्य का मतलब क्या हो गया, देखो जैसे मैंने कहा कि हमारा राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश हमारा एक राज्य है। राजधानी क्या है इसकी, तो लखनऊ में है। राजधानी क्या है इसकी, लखनऊ है। जैसे कि देखो इसमें क्या पढ़ेंगे आप लोग, जैसे मैंने कहा आपसे भाई विधानमंडल है, कहीं के विधानमंडल आपका एक सदनीय है, कहीं द्विसदनीय है। मतलब जहां पर विधानसभा और परिषद दोनों है तो वो द्विसदनीय होगा, और जहां केवल विधानसभा होगी वो केवल आपका एक सदनीय होगा। बात समझी इसमें आपने। उसके अलावा इसमें से मैंने कहा हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। बात स्पष्ट हुई। तो मतलब कि जो चीजें राज्य से जुड़ी हुई हैं वो कहाँ है आपकी, वो सब की सब चीजें आपकी भाग 6 के तहत, राज्य के तहत आती हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई यहां तक आपकी। देखो अब इसके बाद देखो अगली चीज क्या है, भाग 7। इसमें आपका ये वर्तमान में है नहीं, तो अर्थ अनुच्छेद था। ये क्या हुआ, देखो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा रचित हो गया है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि पूरी की पूरी कहानी बनकर आती है कि किस तरह से जो फजल आयोग था वो गठित हो गया। और इसमें पहले क्या था कि आपके जो राज्य थे वो कै खे गए 4 वर्गों में बटे हुए थे अलग तरीके से, प्रांत कुछ थे, तो वो क्या थे, वो सब समाप्त कर दिया गया है। कब, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या हुआ, निश्चित कर दिया गया है। उसके बाद ही क्या हुआ था, एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, जिसके आधार पर क्या हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। तो वो चीज क्या होगी, सब आपका ये चीज क्या करेंगे हम लोग भाग 1 के तहत ही जोड़ के पढ़ लेंगे। तो भाग 7 क्या है हमारा, ये भाग 7 जो है वो निश्चित हो गया, ये वर्तमान में भाग 7 नहीं है। देखो अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि अगला भाग है भाग 8। क्या है इसमें, भाग 8। देखो इसमें आपके अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। देखो जैसे कि यूनियन टेरिटरी, मतलब कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर वर्तमान में क्या है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब कि जहां पर क्या होता है, शासन केंद्र सरकार का होता है। मतलब कि राष्ट्रपति क्या करता है, या तो वहां पर उपराज्यपाल नियुक्त करता है या प्रशासक नियुक्त करता है। तो वो क्या होता है कि शासन जो होता है वो क्या होता है कि संसद की देखरेख में, यानी कि राष्ट्रपति की देखरेख में वहां पर शासन होता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसी भी आपकी जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या विधानसभा है, जैसे आपका पौंडीचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, और अब जम्मू कश्मीर में भी क्या हुआ, विधानसभा का प्रावधान कर दिया गया है। तो वो क्या होंगी सब चीजें कि आखिर जो यूनियन टेरिटरी है उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे राज्य के बारे में है, वैसे ही क्या करना है आपको, इसमें पूरी की पूरी चीजें आपको पढ़नी। तो पूरी बात स्पष्ट हुई आपकी यहाँ तक कि आखिर इसमें क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, इनका शासन किस तरीके चलता है यूनियन टेरिटरी का, वो आपको इसमें पढ़ना है, जो भाग आपका 8 है। देखो अब हम लोगों ने क्या करा, केंद्र की बात की, राज्य की बात की, और केंद्र से प्रदेश की हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि आखिर जैसे कि आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में अभी उत्तर प्रदेश में एक चुनाव हुए हैं, प्रधानी के या क्षेत्र पंचायत के, या फिर कह सकते हैं आप जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं। जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है वो सब हुए हैं। तो आखिर वो किस भाग में है, तो इसके लिए क्या हुआ, अलग से समितियां बनाई गई थी, और उसी के आधार पर कुछ संविधान संशोधन किए गए। जैसे 73वां संविधान संशोधन हुआ और 74वां हुआ। ये सब चीजें क्या रही हैं आपकी, ये सब चीज जुड़ी रही हैं आपकी स्थानीय स्वशासन से। देखो इसमें अभी मैंने आपसे कहा कि भाग 9 अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक, इसमें बताया गया आपको पंचायत के बारे में। पंचायत का मतलब जैसे कि ग्राम प्रधान हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ग्राम प्रधान हो गया, या क्षेत्र पंचायत हो गया, या
जिला पंचायत होगा। तो ये सब क्या है, ये सब आपको पढ़ना है इसके भाग में। जो ये भाग 9 था पहले संविधान में, मतलब कि नहीं था, मतलब था, लेकिन इसमें क्या था, प्रावधान ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर क्या हुआ, इसके लिए एक 73वां संविधान संशोधन किया गया और उसके बाद क्या करेंगे चीजें, जो मतलब अनुसूची 11 जोड़ी गई, अनुच्छेद जोड़े गए, विषय कुछ दिए गए अलग अलग, तो वो क्या रहा, सब क्या चीजें हैं आपकी कि जो यहाँ पर आपको पढ़ना है वो सब आपको गांव के बारे में, मतलब क्या कहा कि आप पे गांव से जुड़ी हुई चीजें आपकी होंगी, जो चुनाव जुड़े हुए होंगे आपके, जो अभी होते हैं वो क्या होंगे, सब आपके भाग 9 के तहत आपको पढ़ना है। ठीक है, देखो अब इसके बाद अगली बात कर लेते हैं हम इसमें भाग 9 के 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। इससे बताया गया आपको नगर पालिका के बारे में। आपको पढ़ा होगा आप, जैसे कि आप आपसे जिक्र करूं मैं, भी चेयरमैन होता है, क्या होता है चेयरमैन, जैसे आपका गांव का प्रधान होता है वैसे क्या होता है, तो चेयरमैन होता है। ठीक है, उसके पास साथ साथ पार्षद होता है वहां पर, उसके अलावा क्या होता है, मेयर होता है। तो जैसे क्या कहा मैंने आपसे, भाई पार्षद होते हैं, उसके बाद क्या होता है, मेयर होता है। ये सब चीजें क्या नहीं है आपकी, ये चीजें आपको भाग 9 के तहत पढ़ेंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसमें भाग 10, देखो तो जो भाग 10 है इसमें आपके हैं अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए, तो अनुच्छेद बताए गए हैं इसमें आपके। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है आपका SC ST क्षेत्र, मतलब कि जो आपके अनुसूचित जाति ओब्लिक अनुसूचित जनजाति, जो चीज आपकी SC ST क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जैसे आपका इसमें अलग अलग से मतलब राज्य भी बताए गए हैं कि कहां पर क्या चीजें होंगी, तो इनके लिए क्या है आपका अलग से प्रावधान आपका किया गया है। ऐसे बात समझिए आपने, तो किसमें होगा वो भाग आपका 10 में होगा। देखो इसके बाद क्या है अगला भाग 11 पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो जो भाग 11 है आपका, ये इसमें बताया गया आपको अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। देखो इसमें क्या है, भाग जो 11 होगा आपका, इसमें हम लोग चर्चा, अभी हमने क्या करा, केंद्र को हम लोगों ने अलग पढ़ा, राज्य को हम लोगों ने अलग बात की। अब दोनों के मध्य संबंध कहाँ स्थापित होगा, तो संबंध जो होगा वो आपका इस भाग में बताया गया। इसमें क्या है आपका केंद्र राज्य के मध्य संबंध बताया गया है आपको। मतलब कि जैसे मानो कोई केंद्र सरकार पैसा देती है किसी करती है राज्य, तो क्या होगा वो सब संबंध जो बताया गया आपका, सबका प्रशासनिक संबंध हो गया, विधायी संबंध हो गया, तो ये सब संबंध किसमें दिए गए हैं आपके, ये सबके सब संबंध जो है आपके भाग 11 में आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, बात स्पष्ट हुई आपके यहाँ तक पूरी की पूरी। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें आप पढ़ेंगे समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ, तो क्या होंगे सब आपके इसी भाग के तहत आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखो इसके बाद अगली अगर हम बात करें, अगर भाग 12 264 से लेकर आपका इसमें बताया गया है 300 ए तक। देखो इसमें बताया गया है आपका वित्त, संपत्ति, संविधान। देखो इससे आपने कहा भी पढ़ा होगा आपने कि GST कर का वसूलना, टैक्स का वसूलना। ठीक है, वित्त आयोग आप एक चीज पढ़ेंगे, स्पर्धों साथ वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो वित्त आयोग कहाँ होगा वो आपका इसी के तहत पढ़ेंगे, उनसे 280 वित्त आयोग पढ़ना है आपको। उसके अलावा आपने एक चीज पढ़ी होगी संपत्ति अधिकार क्या है, हमारा एक कानून अधिकार है, तो वो क्या होगा, वो सब आपका इसी के तहत पढ़ेंगे आपको। बात समझी इसमें क्या होगा, जो मैंने आपसे कहा वित्त आयोग आपको नहीं देखेंगे, वित्त आयोग। ठीक, उसके बाद इसमें पढ़ेंगे आप लोग GST भी इसी के तहत मतलब है। उसके बाद आपको पढ़ना है संपत्ति का जैसा अधिकार है। बात स्पष्ट हुई कि नहीं यहाँ तक? फिर क्या हुआ हमारे लिए, भाग 12 हम लोगों ने इतनी मतलब क्या करा, इतने भागों पर हमने यहाँ चर्चा की। अब इन सब के बारे में क्या होगा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तब चर्चा करेंगे। ये क्या है, मतलब एक की संक्षिप्त जानकारी है कि अगर आप संविधान को अगर चाहते हो कि एक मतलब बहुत कम समय में अगर देखना है आपको, इसके तहत आप उसको समझ सकते हो। बात क्लियर हुई यहाँ तक? अब देखो इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो भाग 13 है,
देखो भाई, अब आता है आपका भाग 13, 301 से लेकर 307 तक इसमें बताएगा आपको। इसमें क्या है देखो, व्यापार वाणिज्य, इसमें क्या है आपका व्यापार, व्यापार से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित कमर्शियल चीजें हैं आपकी, ठीक है, क्या है कमर्शियल चीजें हैं आपकी इसमें। तो क्या व्यापार के बारे में कहाँ पढ़ेंगे आप लोग, व्यापार के बारे में पढ़ेंगे आप इसमें, जो हमारा भाग 13 है इसमें आपको इसके बारे में पूरा पढ़ने को मिलेगा। वैसे ये भाग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी करना हमको पढ़ना है वाला, ठीक है। देखो इसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण भाग 14, 308 से लेकर 323 तक बताया गया है आपको। देखो इसमें क्या है, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे कि यूपीएससी का गठन, ठीक है, या जिसे आपने मैंने कहा सेवाओं का मतलब होता है कि इसमें आती हैं आपकी अखिल भारतीय सेवाएं। कौन सी सेवाएं इसमें आती हैं आपकी, इसमें आती हैं आपकी अखिल भारतीय सेवाएं। जैसे कि मैंने कहा आपसे IAS IPS है, IFS है, ठीक है। IFS क्या हुआ, बाद में जोड़ी गई थी ये वाली, किसको इनको अधिकार है सृजित करने का, किसको अधिकार नहीं है, कौन कौन सी सेवाएं होती हैं, तो वो सब क्या करेंगे आप लोग चर्चा करेंगे किसमें, जो हमारा भाग 14 होगा। देखो अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अगला भाग 15, जो भाग 15 है वो है आपका 324 से लेकर 329 तक। कहां तक है भाई, 324 से लेकर आपका 329A तक भी दिया हुआ है। इसमें कहां तक है, 329A तक। देखो इसमें क्या है, इसमें बताएगा आपको निर्वाचन के बारे में, क्या है इसमें इलेक्शन के बारे में बताएगा इसमें आपको। देखो आखिर इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि चुनाव आयोग क्या होगा भाई, चुनाव आयोग के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे कि चुनाव आयोग किसमें गठित किया जाता है, किस अनुच्छेद में है आपका। उसके अलावा मतदाता सूची जो बनती है वो किस अनुच्छेद में आती है आपकी, मतदान करने की उम्र कितनी है, तो वो सब क्या होंगी। जैसे कि आपका हुआ था 61वां संविधान संशोधन 1989, उसमें क्या हुआ 21 से 18 उम्र कर दी गई थी। तो सब क्या होंगी चीजें, क्या होंगी आपकी कि जो भी चीज आपकी निर्वाचन जुड़ी हुई है वो सब क्या है आपकी इस भाग आपके 15 के तहत आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। बात स्पष्ट हुई आपकी पूरी की। देखो अब आता है भाग 16, भाग 16 में आपको बताया गया है आपका अनुच्छेद 330 से लेकर और आपका 342 तक। देखो इसमें क्या है 300 इस वाले इसमें दिया गया आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो जैसे कि इसमें मैंने आपसे कहा कि भाई एंग्लो इंडियन वाला मामला रहा, ठीक, या सीटों का आवंटन रहा, या उसके अलावा आपका ओबीसी आयोग रहा। जैसे कि मैंने कहा आपसे ओबीसी आयोग, या उसके अलावा SC ST आयोग, वो सब की चीजें हैं आपकी। विशेष वर्ग का मतलब होता है जैसे कि आपका ओबीसी एक विशेष वर्ग अलग वर्ग हो गया, आपका SC ST वर्ग हो गया आपका एक, या उसके अलावा आपका एंग्लो इंडियन एक वर्ग हो गया। तो वो सब चीजें क्या है, आखिर एंग्लो इंडियन अधिकार कब समाप्त कर दिए गए हैं, वो सब चीजें क्या होंगी आपकी, सब चीजें आप इसके तहत पढ़ेंगे। बात समझिए आपने यहाँ तक। या जैसे आपका राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है, राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत करता है, या वोट की चीजें हैं वो सब क्या होंगी आपकी इस भाग 16 के आपको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले भाग पर आते हैं। भाग 17, इसमें क्या देखो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। इसमें बताया आपका राजभाषा के बारे में, ठीक है भाई। हिंदी भाषा राजभाषा जैसे हमारी है, लिपि देवनागरी है, इसके बारे में जो चीजें होंगी आपकी सारी की सारी जुड़ी हुई। वैसे राष्ट्रीय भाषा आयोग क्या गठित किया गया, तो जो भी चीजें आपकी हैं, ये जो आपका जो भाग 17 है, ये कहीं ना कहीं आपको हिंदी वाला पोर्शन है, वहां से भी क्वेश्चन आपको जोड़ने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, भाग 18,
सबसे इंपॉर्टेंट देखो 352 से लेकर 360 तक है इसमें आपका। इसमें आपको बताया गया है आपात उपबंध, मतलब इमरजेंसी। देखो अभी कहां से लिए गए हैं आपात उपबंध आपके, तो ये लिए गए हैं आपके जर्मनी से। 3 तरह के आपातकाल आप लोग पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, उसके अलावा वित्तीय आपातकाल। बात स्पष्ट हुई यहाँ तक आपकी। देखो अब इसके बाद आता है बाकी चीजें कि भाई राष्ट्रीय शासन आखिर लगता कब है, क्या होता है, उसके लिए क्या करेंगे हम अलग से मतलब चीजें पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। देखो अब है आपका भाग 19, अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। इसमें है आपका मिसलिनियस, क्या है इसमें आपका मिसलिनियस। देखो जैसे कि मतलब कि इसमें क्या है, मिसलिनियस का मतलब होता है कि सब चीजों का एक मिश्रण इसमें है आपका। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि भाई राष्ट्रपति अपने पद अवधि के दौरान गिरफ्तार उसको आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, उस पर मुकदमा नहीं चलेगा, राज्यपाल हो, तो वो सब चीजें क्या होंगी आपकी, वो सब की सब चीजें आपकी इसके साथ पढ़नी पड़ेंगी आपको। या अनुच्छेद 365 है इसमें आपका कि मान के चलो कि कोई राज्य अगर केंद्र सरकार की बात नहीं मानता है, ऐसे आप मान के चल सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय शासन लग सकता है। तो वो सब चीजें क्या है आपकी भाग 19 में है। देखो इसके बाद आता है आपका भाग 20। भाग 20 में बताया गया है आपका अनुच्छेद 368 के बारे में अनुच्छेद है, और इसमें आपका दिया गया है संविधान संशोधन के बारे में। देखो संविधान संशोधन कहां से लिए गए हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ये लिए गए हैं आपको संविधान से, ठीक है। संविधान संशोधन आखिर किस तरीके से कर सकते हैं, 3 तरह से होते हैं संविधान संशोधन भी आपके। एक साधारण बहुमत से हो जाते हैं, एक विशेष बहुमत से होते हैं, और एक होते हैं आपके विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो वो क्या होंगे आपके संविधान कितने हो चुके हैं अब तक हो चुके हैं आपके 104 संविधान संशोधन। बात स्पष्ट हुई यहाँ तक। देखो इसके बाद अगला भाग आता है आपका भाग 21। देखो भाई जो भाग 21 है इसमें दिया हुआ है आपका 369 से लेकर 392 तक। इसमें क्या है, देखो इसमें है अस्थायी, संक्रमणशील, क्या है इसमें अस्थायी, संक्रमणशील और आपके विशेष। मतलब कि अस्थायी मतलब स्थायी नहीं, जैसे अभी आपने देखा होगा अनुच्छेद 370 है, किससे संबंधित था, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, उसको हटा दिया गया है। तो वो सब चीजें अलग अलग के लिए 371 अनुच्छेद है, अलग अलग राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। जनजाति वहां की है तो क्या होंगी चीजें, वो सब आपके लिए अलग अलग पढ़। ये अनुच्छेद इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, एक अनुच्छेद पढ़ना है पूरा का पूरा। देखो अब इसके बाद आता है आपका अंतिम भाग, भाग 22। भाग 22 में बताया आपको अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। देखो इसमें क्या है, इसमें है आपका कि संक्षिप्त नाम क्या है इसमें, कि आखिर संविधान का नाम क्या होगा। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ या हिंदी में पाठ। मतलब कि संविधान का इसका नाम, जैसे कहा मैंने भारतीय संविधान, क्या होगा नाम, भारतीय संविधान नाम होगा, हिंदी में उसका पाठ, तो हिंदी में संस्करण होगा, वो क्या है आपका, इस सब अनुच्छेद की चर्चा हम करेंगे। अब हम लोगों ने बात की कि यहाँ देखो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी यहाँ तक, ठीक है। जितने सारे के सारे भाग थे आपको, उन भागों पे हमने चर्चा की आखिर किसमें क्या चीज पढ़नी है आपको, तो वो चीज देखिए। देखो सबसे पहला काम आपके लिए क्या हो गया, आपकी हम संविधान के 22 के 22 भागों को एक बार लिखें, ठीक है, लिखकर देखें कि आखिर किस भाग में क्या हमको पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, आपका एक पूरी की पूरी एक रूपरेखा हो जाएगी तैयार, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ठीक है साथियों,
अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि भाग 1 क्या होता है, आखिर भाग से जुड़ी हुई चीजें कौन कौन सी, वो सब चीजें क्या करेंगे हम लोग भाग 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।